आप, मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना पहुंचे, जिसके बाद मीडिया कर्मियों द्वारा उनसे पूछा गया कि कई दिनों बाद वो पटना लौटे हैं, तो उनका कहना है कि वह नेता के साथ एक बेटे भी है। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने चुटकी लेते हुए ये भी कहा डाला कि कोरोना काल चल रहा था, सीएम तो अपने प्रभारियों को ही घर से निकलने की अनुमति नहीं दे रहे थे, तो मैं बाहर कैसे आता। तो वही आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत को लेकर पूछने पर उन्होंने बताया कि डॉक्टरों से बात चल रही है और जल्द ही लालू यादव पटना आएंगे। बातचीत चल रही है, डॉक्टर की निगरानी में है और हमको लगता है कि जल्द, मेरे ख्याल से कुछ दिनों बाद उनका पटना जो है आना हो सकता है। जी का तो जोड़ तोड़ और तिगरमबाजी से ही वो मुख्यमंत्री बने हुए हर कोई जानता है। अब क्या करते हैं नहीं करते हैं, लोजपा के साथ भी जो हुआ, आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि इसमें किसका गेम था, मास्टर प्लान किसने बनाया था। तो ये जो लोग तोड़ जोड़ की राजनीति जो करते हैं, वो लोग जो है जितना ध्यान इन चीज़ों में लगाते हैं, अगर बिहार और बिहार के लोगों पर लगा देते तो शायद ये नौबत जो है नहीं होता। उनको कहाँ, उनको कोका भी पता होता है, ABCD भी उनको कहाँ कुछ पता होता है। वो तो सुबह ना अखबार पढ़ते हैं ना कुछ पढ़ते हैं। हम लोग तो भले भांति हम लोग तो जानते हैं, रह चुके हैं, उनको कुछ पता नहीं होता। लेकिन फिर भी उनको तो ये भी नहीं पता होगा कि 27 जिलों में पेट्रोल का डीजल जो है 100 रुपये पार हो गया होगा। उनको ये भी नहीं पता होगा कि बिहार जो है बेरोजगारी का केंद्र बना हुआ है। उनको ये भी पता होगा कि सारे लोग जो है कोरोना, बाढ़, पानी में सब लोग तबाह हैं, पुल बनते फिर टूट रहा है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे जुड़ चुके हैं। शशांक, तेजस्वी ने पटना लौटते ही चिराग को अपने साथ आने का ऑफर दिया है, तो क्या ऐसा माना जाए कि तेजस्वी की नजर पासवान वोट बैंक पर है, दलित वोट बैंक पर है? क्योंकि रामविलास पासवान भी दलितों के बहुत बड़े नेता रह चुके हैं और पासवान के पास 6% वोट दलित वोट बैंक है। देखिए, जैसे ही लोजपा के अंदर ये विवाद शुरू हुआ था, पारिवारिक कलह शुरू हुई थी, उसी वक्त से दो धड़े में बढ़ गए थे। एक धड़ा जो कहीं ना कहीं पशुपतिनाथ पारस को सपोर्ट कर रहा था, वो था जदयू। और जैसे ही लोजपा में सांसद अलग हुए और लोजपा के अंदर विवाद गहराया, राजद ने बड़ा क्लियर स्टैंड लिया, वो चिराग पासवान के साथ हो गए और उन्होंने तमाम यानी जो नेता बागी हो रहे हैं उनको उन्होंने कहीं ना कहीं कंडेम किया और पूरी कोर्ट पर उन्होंने शुरू से ही जदयू पर हमला हुआ। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से कोशिश है कि एक चिराग पासवान को अपने पालन किया जाए, लेकिन पिछले चुनाव में ये कोशिश नहीं थी चिराग पासवान के साथ गए, हालांकि तो नहीं गए। तो चिराग पासवान के एनडीए में जाने से कहीं ना कहीं 2014 में 2019 में भी एनडीए को फायदा हुआ था। तो निश्चित रूप से लग रहा है, राजद को ऐसा लग रहा है, तेजस्वी प्रसाद यादव को भी ऐसा लग रहा है कि एक वक्त है जब तेजस्वी प्रसाद यादव के लोजपा के प्रति सिंपैथी दिखाई जाए, रामविलास पासवान के लड़के चिराग पासवान के प्रति सिंपैथी दिखाई जाए, जिससे आने वाले दिनों में जो अलायंस बनेगा, क्योंकि जदयू कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो चिराग पासवान को बिहार में पॉलिटिकल स्पेस चाहिए, वो पॉलिटिकल स्पेस राजद प्रोवाइड कर रही है। देखना है चिराग पासवान क्या रिटर्न लेते हैं, लेकिन पूरी तरह से कल जिस तरह तेजस्वी यादव को बॉडी लैंग्वेज थी, तेजस्वी यादव ने चिराग भाई कहते कहा कि चिराग भाई चाहे तो आगे की राजनीति दिशा तय की जा सकती है। तो निश्चित रूप से उनकी कोशिश जरूर ये है कि एक बड़ा वोट बैंक, देखिए बिहार में जो इलेक्शन हुए हैं, तमाम ऐसी सीटें हैं जहां मार्जिन ऑफ व्यक्ति बहुत कम है, 2%, 3%, 1%, 4%। और ये जो वोट है चिराग पासवान के ये इतने हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में है कि वो मार्जिन को फुलफिल कर सके। तो दोनों तरफ से इस वोट बैंक को पाने की कोशिश रहती है। तो यही कारण है कि रामविलास पासवान हर दौर में प्रासंगिक बने रहे इतने कम वोटरों के साथ। तो निश्चित रूप से राजद चाहेगी कि इस मौके का फायदा उठाया जाए, पॉलिटिकल फायदा उठाया जाए और चिराग पासवान को अपने खेल में किया जाए। शशांक, एलजेपी में टूट को लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को इसका मास्टरमाइंड बताया है। इसके अलावा राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा तेज है कि अगर एलजेपी टूटी है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा जो है वो जेडीयू को हुआ है। देखिए, अभी बिहार में ना कोई चुनाव है, ना बिहार के अंदर जो 5 एमपी टूट कर आए,
उनमें से 2 रामविलास के परिवार के हैं, पशुपतिनाथ पारस और प्रिंस राज, और बाकी 3 का मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनका इंडिविजुअली कोई पॉलिटिकल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इंडिविजुअल। तो ऐसे में कोई फायदा नहीं हुआ कि 2020 के चुनाव में जिस तरह चिराग पासवान हमलावर थे नीतीश कुमार पर और पर्सनल अटैक कर रहे थे, कहीं ना कहीं जदयू ने दिखाने की कोशिश जरूर की थी पूरे एपिसोड में। हालांकि जदयू का कहना है कि उसको इस पूरे वाक्य से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जदयू ने अपनी पावर दिखाने की, अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि उनके पास एक ताकत है कि वो उनके पार्लियामेंट्री जो एमपी जो है, उनके पार्लियामेंट्री कोर्ट के जो सदस्य हैं उनको भी वो तोड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ऑपरेशन रिवेंज था, इससे पॉलिटिकल गेम नहीं है बहुत ज्यादा। वो इसलिए नहीं है कि जो लोग टूट रहा है उनका स्ट्रॉन्ग रोल नहीं है। देखिए आज की जिम्मे भी अगर जमीनी सर्वे किया जाए रिपोर्ट, तो लोजपा के जो कोर वोटर्स है, लोजपा के जो कोर वर्कर्स हैं, वो आज भी चिराग पासवान के साथ हैं, वो रामविलास पासवान की विरासत के साथ। तो कहीं ना कहीं ज्यादातर बड़ी संख्या में कहा जाए, लेकिन हालांकि बिहार में कोई जल्दी चुनाव नहीं होने वाले हैं। 2025 में विधानसभा के चुनाव होंगे और 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे। तो ऐसे में पॉलिटिकल गेम की बात नहीं है। अब देखना है कि जदयू के जो पूरा स्टैंड है उससे चिराग पासवान खासा नाराज भी और खासा हताहत भी। तो जदयू के स्टैंड से चिराग पासवान क्या निर्णय लेते हैं, क्या वो एनडीए विरोधी खेमे में जाते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी से अपनी जो नजदीकियां है वो दिखाते रहेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरे एपिसोड में जदयू पर जरूर निशाना साधा गया है, लेकिन ना चिराग पासवान की तरफ से और ना ही राजद की तरफ से भारतीय जनता पार्टी पर कोई अटैक किया गया है। तो कहीं ना कहीं एक आने वाले दिनों में स्पेस रखा जा रहा है, पॉलिटिकल स्पेस रखा जा रहा है कि जरूरत पड़ने पर कहां पर कौन एडजस्ट करे। क्योंकि अभी वहां पे चुनाव नहीं है, तो अभी ज्यादा खुलकर बातें करने से बहुत फायदा नहीं होने वाला। शशांक, तेजस्वी के पटना लौटते ही वार पलटवार शुरू हो गया है। जहां एक तरफ तेजस्वी ने बेरोजगारी और अन्य मुद्दों को उठाया है, तो वहीं एनडीए का तेजस्वी से ये सवाल है कि वो अभी तक आपातकाल में कहां थे। देखिए दोनों तरफ से आप आरोप प्रत्यारोप जारी हो जाएगा। देखिए तेजस्वी और 2 महीने से बिल्कुल नहीं थे, और वो 2 महीने ऐसे थे जब कोविड पीक पर था और लोगों की समस्याएं पीक पर थी। और पप्पू यादव बार बार जेल जा रहे थे, वही कह रहे थे कि राजद के जो नेता है, नेता प्रतिपक्ष है, वो आकर हमारी जगह लें और पब्लिक के बीच में जाएं और लोगों की सेवा करें और कहीं ना कहीं वो विपक्ष की भूमिका निभाएं। यानी उस वक्त पप्पू यादव कोई राजद की सिंपैथी नहीं दिखा रहे थे, राजद को चैलेंज कर रहे थे कि जिन्हें विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, जो विपक्ष के नेता है, जिस पर संवैधानिक पद है, वो कहीं ना कहीं अपने दायित्व को पूरा नहीं कर रहा है। और यही वजह है कि पप्पू यादव को काम करना पड़ रहा है। तो विपक्ष का जो दायित्व होता है वो चिराग पासवान माफ कीजिएगा, वो तेजस्वी यादव ने नहीं किया। ये सत्ता पक्ष का आरोप है और तेजस्वी यादव का कहना है कि वो नेता प्रतिपक्ष है, काम सत्ता पक्ष को करना था और जवाब उनको देना है। यानी अब वो जवाब दे कि जो महंगाई बढ़ रही है, जिसको लेकर वो सत्ता में आए थे, जिसको लेकर चुनाव में वादे किए गए थे, महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, बाढ़ पीड़ितों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, कोरोना के लोगों को काफी दिक्कत, अस्पतालों में राष्ट्रीय बेड नहीं मिले, इन तमाम चीजों का जवाब सरकार को देना होगा। लेकिन सरकारी पक्ष का कहना है या जदयू का कहना है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान गलत समय पर सवाल पूछते हैं। ये सवाल पहले उठाया जाने का समय था, उस वक्त वो नदारद थे। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप है। राजनीति में ऐसा ही होता है, जो मुद्दे होते हैं, जो स्पेशल इश्यू होते हैं, जो मैटर ऑफ कंसर्न होते हैं, उन पर थोड़ा सा कम डिस्कशन होता है, कहीं ना कहीं बातों को डाइवर्ट करने पर ज्यादा जोर होता है और ये दोनों पक्षों से किया जा रहा है। शशांक, क्या बीजेपी और जेडीयू की तरफ से अभी तक तेजस्वी के बयान को लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए तेजस्वी के बयान को लेकर कल ही जेडीयू ने प्रतिक्रिया दी थी अपनी। नीरज कुमार ने जो प्रवक्ता है वो बड़े कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव जो चले जाते हैं, 2-2 महीने पे गायब हो जाते हैं, टूर पे चले जाते हैं, कहीं ना कहीं वो घूमने चले जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका कुछ कहना कोई प्रासंगिक नहीं है। वो उनको कहने का कोई अधिकार नहीं है, नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि एक नेता प्रतिपक्ष के नाते वो भी जनता के बीच में उस टफ समय में नहीं थे जब सरकार और पूरे लोग इस कोरोना महामारी से जूझ रहे थे और लड़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं जदयू ने कड़ा हमला किया है तेजस्वी यादव के बयान। शशांक, जिस तरह से बीजेपी और जेडीयू ने कहा है कि तेजस्वी यादव अब तक कहां थे, इसके अलावा अगर हम तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र की बात करें, राघोपुर की, तो वहां की क्या स्थिति है कि कभी तेजस्वी यादव खुद ग्राउंड पर रियलिटी चेक करने के लिए गए हैं? क्योंकि पिछले महीने एक खबर सामने आई थी कि राघोपुर के एक गांव में कोरोना के खौफ की वजह से कई लोग पलायन करके भाग गए हैं।
देखिए 2 महीने पहले की बात है, जब अप्रैल मई का समय था, जब कोविड पीक पर था। उस वक्त राघोपुर में कई जगहों पर पोस्टर चिपकाए गए थे कि हमारा विधायक और सांसद तक पोस्टर चिपकाए थे कि लापता है। कोविड के समय में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में तेजस्वी यादव नहीं गए। तेजस्वी यादव और यही वजह थी कि वहां लोगों ने पोस्टर चिपकाया था और कहा था कि हमारे विधायक लापता है। तेजस्वी यादव की पोस्टर चिपकाई थी। और जो सांसद है पशुपतिनाथ पारस, जो अभी इस वक्त बाकी है, अलग अध्यक्ष बन गए हैं लोजपा के गुट के, उनके भी पोस्टर चिपकाए गए थे। सांसद और विधायक दोनों अपने क्षेत्र से नाराज थे। तो राघोपुर की जनता कहीं ना कहीं उनको ढूंढ रही थी उस वक्त, और 2 महीने हो गए ढूंढते हुए, अभी तक वो राघोपुर नहीं गए। तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी उनकी प्रेजेंस नहीं थी, और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी कहीं ना कहीं लोगों का विरोध था। लेकिन देखिए बिहार की राजनीति बहुत अलग तरह की है। यहाँ पर जब इलेक्शन आते हैं तो तमाम इस तरह के मुद्दे, जो चाहे डेवलपमेंट के हो या फिर वो मुद्दे हो जो जन सरोकार से जुड़े हुए हों, उनसे फोकस थोड़ा सा हट जाता है और ये कास्ट पॉलिटिक्स और कहीं ना कहीं इन चीजों पर जाके सिमट जाता है। यही वजह है कि नेता भी जो है उनको बहुत ज्यादा इस बात की चिंता नहीं होती है कि अगर वो मौके पर टफ टाइम में, कठिन समय में, मुश्किल के समय में अपने लोगों के बीच में गए तो उनको चुनाव में खामियाजा उठाना पड़ता है। उनको बिल्कुल इस बात की चिंता नहीं होती है, क्योंकि उनको पता है कि कास्ट पिटीशन जो है उनको समर्थन देता है, और कास्ट के दम पर, यानी जातीय उन्माद के दम पर वो चुनाव जीत जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें हैं जो पॉलिटिकल सिस्टम में जैसे खराबी हुई है और नेताओं को फायदा हुआ। शुक्रिया शशांक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तेजस्वी यादव के पटना लौटते ही सियासत गर्मा चुकी है। एलजेपी में टूट को उन्होंने जेडीयू पर ठीकरा फोड़ा है। उन्होंने नीतीश कुमार को मास्टरमाइंड भी बताया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बिहार में एक और जहां संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीनेशन प्रक्रिया जोर शोर से चल रही है, लेकिन इसी बीच लोगों की लापरवाही संक्रमण को खुलेआम न्योता दे रही है। भागलपुर में लगातार जागरूकता अभियान चलाए जाने के बावजूद लोगों में जागरूकता की काफी ज्यादा कमी देखने को मिल रही है। नाथनगर के नसरत खानी मोहल्ले के प्राथमिक विद्यालय में टीका रथ के द्वारा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। इस केंद्र में लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन शून्य और मास्क का इस्तेमाल नदारद है। समस्तीपुर के आधारपुर में हुए ट्रिपल मर्डर मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया है। इस मामले में मृतक उप मुखिया की बेटी और मामले की प्रत्यक्षदर्शी ने घटना के कारण को पानी को लेकर विवाद नहीं बल्कि सीएसपी में हुई लूट को बताया है। युवती का कहना है कि घटना के दिन सभी आरोपी लूट की मंशा के साथ उसके घर में घुसे थे और परिजनों के साथ मारपीट भी की, और इसी घटना में युवती के परिवार वालों की मौत हो गई। बता दें कि पूर्व में घटना में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के आधारपुर में दो पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प में 3 लोगों की मौत हुई थी। फिलहाल पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। रायबरेली के हरचंदपुर में बीती शनिवार को चकबंदी के विरोध में ग्रामीण और पुलिस के बीच हुई झड़प मामले पर राजनीतिक दलों ने राजनीति करना शुरू कर दी है। दरअसल जिले की सदर तहसील के गुनावुर कम मंगरपुर गांव में बीते शनिवार को राजस्व की चकबंदी टीम गांव की जमीनों की पैमाइश करने पहुंच गई। उन्होंने पूर्व में इसकी सूचना ग्रामीणों को नहीं दी थी और अचानक टीम द्वारा ग्रामीणों को अपने खेतों की पैमाइश करने की जानकारी मिलते ही सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जमा हो गए और चकबंदी टीम का विरोध करने लगे, जिसके बाद मौके पर पुलिस ने टीम बुला ली। जिसके बाद हरचंदपुर थाना प्रभारी अपने हमराहियों के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों को लाठियों के बल पर खदेड़ना शुरू कर दिया। वही आगे बता दें, इससे मौके पर मौजूद ग्रामीण आक्रोशित हो गए और भीड़ की ओर से पथराव शुरू कर दिया गया। ये डरा रहे हैं आप? कौन? पुलिस कह रहे हैं कि उन इस कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण काफी लोग
आर्थिक रूप से कमजोर हो गए हैं। वहीं कारोबार बंद होने की वजह से लोगों के आर्थिक स्रोत भी बंद हो चुके हैं, जिस कारण लोगों को काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच समाज के कुछ संपन्न लोगों के द्वारा असहाय लोगों की सहायता भी की जा रही है। आगे आपको बता दें, वहीं बीजेपी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप कुमार गुप्ता के द्वारा समाज के कुछ लोगों के सहयोग से पुरंदरपुर मोहल्ले में रहने वाले दिव्यांग युवक को 3 पहिया साइकिल निःशुल्क मुहैया कराई गई, ताकि दिव्यांग युवक साइकिल के माध्यम से काम कर घर का भरण पोषण करने में सक्षम हो सके। दुफलवा पुरंदरपुर मोहल्ला में दुफलवा में हमको महसूस हुआ समाज में कि हमारा एक बच्चा ठीक से चल नहीं सकता है, इसलिए हमको महसूस हुआ देखने के बाद कि नहीं, इसको रिक्शा की ज़रूरत है और ज़रूरत है। इसलिए हम लोग आज सभी लोग मिलकर हम लोग इसको रिक्शा दिए, हम दिए हैं रिक्शा समाज के। और आज पुनः आज हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है। इसके उपलक्ष्य में भी हम लोग सोचे कि आज इनको बच्चा को दिया जाए। अच्छा लगा था। मेन मतलब चाहत रहने की साइकिल मिल गई, मुझे तो प्लस साइकिल छोटे विद्याभरण की साइकिल भी जरा अपना माध्यम से ये हर तरह से मदद करते रहते हैं। हर तरह से मदद करते हैं कि महिला बड़ा लोग मदद करते हैं। क्या करती हैं कि हम तक मच्छरदानी सिए नहीं, 3 महीने से बैठल बानी। इस कोरोना काल के चलते अभी तो साल 1.5 साल से बैठे हैं, 3 महीने चालू है, 3 महीने से 3-4 महीने से हमें बैठल बानी। झारखंड में 1 जुलाई तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को बढ़ा दिया गया है। बता दें कि इस दौरान सरकार ने कोई भी नई छूट नहीं दी है। कहा जा रहा है कि तीसरी लहर को देखते हुए अभी से ही प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है, अभी से ही सरकार सतर्क हो चुकी है और इसी वजह से कोई नई छूट नहीं दी गई है। अनलॉक 3 की सभी गाइडलाइंस अनलॉक 4 में भी जारी रहेगी। वही अनलॉक 4 में भी 38 घंटे का वीकेंड लॉकडाउन भी जारी रहेगा। तो झारखंड में 1 जुलाई तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को बढ़ा दिया गया है। इसमें कोई भी नई छूट नहीं दी गई है, सभी गाइडलाइंस पहले की तरह ही जारी रहेगी। इससे ये पता लगता है कि सरकार तीसरी लहर को देखते हुए अभी से ही कितनी ज्यादा सतर्क है। वही आपको बता दें, अनलॉक 4 में भी वीकेंड लॉकडाउन पहले की तरह ही जारी रहने वाला है। तो जुलाई तक बढ़ा दी गई है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के माध्यम से आप लोग देखे होंगे कि इस बार लॉकडाउन के दिनों को हम लोग पार कर रहे थे। दूसरी लहर से हम गुजर रहे हैं, तीसरी लहर की भी आहट है और अभी भी खतरा टला नहीं है। इसको ध्यान में रखकर हम लोगों ने इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को मौजूदा जो वर्तमान स्थिति है इसको कुछ दिनों के लिए और भी आगे बढ़ाया। आगे पूरी चीजों का आकलन करने के पश्चात क्या राज्य के लिए बेहतर निर्णय होगा उसको दिया जाएगा। तो 1 जुलाई तक झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि इस बार सरकार ने किसी भी तरह की कोई नई छूट नहीं प्रदान की है, क्योंकि अभी से ही सरकार और प्रशासन तीसरी लहर को देखते हुए अलर्ट मोड पर है। क्योंकि दूसरी लहर का खतरा तो टल गया है, लेकिन अभी भी तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है। कहा जा रहा है कि अगले 6 से 8 हफ्तों में तीसरी लहर आ सकती है, जिसका सबसे ज्यादा असर बच्चों पर हो सकता है और उसी को लेकर अभी से ही सरकार अलर्ट मोड पर है। और यही वजह है कि 1 जुलाई तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ा दिया गया है, लेकिन इस अनलॉक 4 में कोई भी नई छूट नहीं दी गई है।
आपको बता दें कि जिस तरह से अनलॉक 3 में जो भी छूट थी या पाबंदियां थी वो सभी अनलॉक 4 में भी जारी रहने वाली है। वीकेंड लॉकडाउन भी इस दौरान जारी रहेगा। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़ चुके हैं। कुंदन जी, झारखंड में 1 जुलाई तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को बढ़ा दिया गया है। इसमें सरकार ने कोई भी नई छूट नहीं दी है। इससे ये पता लगता है कि सरकार और प्रशासन अभी से ही तीसरी लहर को लेकर सतर्क है। देखिए, कल आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक हुई और उस बैठक के बाद जो पिछले सप्ताह जो पाबंदियां चल रही थी, अनलॉक का जो प्रोसेस चल रहा था, उस प्रोसेस को एज इट इज 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। इस प्रोसेस में अगर हम बात कर लें तो 1 जुलाई की सुबह 6 बजे तक की बात अगर कर लें तो दुकानें, मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर 4 बजे तक खुलेंगे। दवाई की दुकानें देर रात तक, देर शाम तक खुल सकती हैं। एलपीजी पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। इसके अलावा शनिवार शाम 4 बजे से रविवार सुबह 6 बजे तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन होगा 38 घंटों का। और यह पिछले सप्ताह के पाबंदियों में या छूट में कह लें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किए बिना यह 1 जुलाई की सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ाया गया है। मुख्य सचिव ने आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक के बाद इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए थे। कुंदन जी, क्या ई पास सिस्टम में कुछ बदलाव किया गया है? क्योंकि उसको लेकर काफी लोगों के मन में कंफ्यूजन है। क्या अभी भी एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए ई पास सिस्टम जरूरी है? बिल्कुल, झारखंड से बाहर जाने के लिए या झारखंड में प्रवेश के लिए और खास करके झारखंड के 24 जिलों में अंतर जिला परिवहन के लिए, एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए ई पास की आवश्यकता है। और इस संबंध में विपक्ष ने कुछ आपत्तियां जरूर दर्ज कराई थी, लेकिन मौजूदा हालात में ई पास के बिना आप एक जिले से दूसरे जिले में आवागमन नहीं कर सकते। और साथ ही साथ अगर झारखंड से बाहर जाना है या झारखंड में प्रवेश करना है तब भी आपको ई पास की जरूरत है। इसके अलावा सरकार ने, प्रशासन ने रेलवे स्टेशनों पर और एयरपोर्ट पर जांच के इंतजाम किए हैं ताकि बाहर से जितने भी यात्री आ रहे हैं उनकी कोरोना जांच नियमित कराई जा सके और साथ ही साथ यह देखा जा सके कि बाहर से आने वाले यात्रियों में कहीं संक्रमण की स्थिति तो नहीं है। क्या वीकेंड लॉकडाउन भी पहले की तरह जारी रहेगा या उसकी अवधि को थोड़ा कम किया गया है? इसके अलावा क्या कुछ प्रतिबंध वैसे की तरह जारी रहने वाले हैं? तो मैंने आपको बताया कि शनिवार शाम 4 बजे से रविवार की सुबह 6 बजे तक 38 घंटों का यह जो संपूर्ण लॉकडाउन होता है उसे इस सप्ताह भी जारी रखा जाएगा और 38 घंटों का लॉकडाउन यह तीसरे हफ्ते में जारी रहेगा। और कह सकते हैं कि इसके अलावा जो पाबंदियां हैं वह पाबंदियां लागू रहेंगी। डिपार्टमेंटल स्टोर, मॉल, सैलून, ये तमाम चीजों को खोल दिया गया है, लेकिन शाम 4 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। किराना की, राशन की जो भी दुकानें हैं वो शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी। इसके बाद 6 बजे तक सड़कों पर आवागमन की इजाजत है। 6 बजे के बाद इस तरह की इजाजत नहीं रहेगी। सड़कों पर संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति रहेगी। अब साथ ही देखा जाए तो छूट जिन्हें मिली हुई है, टेलीकॉम के कर्मचारियों को, टेलीकॉम कंपनियां से संबंधित लोगों को छूट मिली हुई है। मेडिकल प्रोफेशन से या अस्पतालों में काम करने वाले लोगों को ये छूट मिली हुई है। दवा दुकानें देर शाम, देर रात तक खुली रह सकती हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार की कोई दुकान खुली नहीं रहेगी शाम के 4 बजे के बाद। तो तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को तो बढ़ा दिया गया है, लेकिन कुंदन जी, आपसे जानना चाहूंगी कि इसके अलावा तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि अगले 6 से 8 हफ्तों में तीसरी लहर भी आ सकती है। देखिए, मेडिकल विशेषज्ञों की जो राय है उस राय के मुताबिक आपको बता दें कि तीसरी लहर से बचने का एकमात्र उपाय टीकाकरण है और झारखंड सरकार टीकाकरण को लेकर बहुत ही सचेत है और इस दिशा में प्रयासरत है। केवल और केवल परेशानी यह आ रही है कि झारखंड राज्य के पास टीके का पर्याप्त खुराक नहीं है या टीके की जो डोजेज है वह डोजेज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है।
स्थिति यह है कि कल कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों टीके खत्म होने के कगार पर थे और राज्य में लगभग 3,377 टीका केंद्र की जो स्थापना की गई है, वहां पर स्थिति यह है कि प्रति केंद्र 100 लोगों के टीका देने की व्यवस्था है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो झारखंड के पास जो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी पर 3,37,000 के आसपास लोगों को प्रतिदिन टीका लगाया जा सकता है, लेकिन अनुपलब्धता की वजह से यह जो लक्ष्य है यह प्राप्त नहीं किया जा रहा है। और विशेषज्ञों की माने तो उनका कहना है कि टीका ही तीसरी लहर से आपको बचा सकता है। अब तीसरी लहर से बचने के लिए अगर हम स्वास्थ्य संसाधनों की बात कर लें तो दूसरी लहर के बाद सरकार काफी सचेत हो गई है और यहाँ पर बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर्स तमाम इंतजाम किए जा चुके हैं। अब टीके की जहां तक बात है तो अब उस पर जो निर्भरता है टीका निर्माता कंपनियों की और केंद्र सरकार पर, उस निर्भरता को देखते हुए यही कहा जा रहा है कि जितनी जल्दी टीका के खुराक यहाँ पहुंचेंगे, टीकाकरण अभियान आने वाले समय में तेजी पकड़ने की गुंजाइश दिखाई दे रही है। नुपुर। शुक्रिया कुंदन जी, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो झारखंड में 1 जुलाई तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को बढ़ा दिया गया है, इसमें कोई भी नई छूट नहीं दी गई है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।